जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में अध्याय 6 ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रही हैं। इसमें हम आप लोगों को त्रिभुज के प्रकार पर आके रोके थे, तो आज का क्लास यही से स्टार्ट होगा कि त्रिभुज के प्रकार, जो आपका टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल होता है, त्रिभुज का प्रकार होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। त्रिभुज के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल या काइंड्स ऑफ ट्राइएंगल या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइएंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल दिया गया है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 2, अंतःकोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल। जो देखिए कोण, जो आपका देखिए त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 2, अंतःकोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल। जैसे देखिए, अगर हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं, तो यहाँ पर देखिए, अगर यह एक त्रिभुज है, यहाँ पर इसका नामकरण कर ले। अगर यह त्रिभुज आपका ABC है, तो आप जानते हैं कि इसमें देखिए 1 2 3 भुजा आपकी होती है। तो त्रिभुज में जानते हैं कि मुख्य रूप से आपकी भुजा होती है, और इसके अंदर देखिए 3 आपके अंतःकोण होते हैं, और इसके अंदर जानते हैं कि आपके 3 अंतःकोण होते हैं। तो आप जानते हैं कि आप त्रिभुज का अगर देखिए निर्माण जो होता है 3 भुजाओं और 3 अंतःकोणों से होता है, और यही जानते हैं कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। तो इसके बारे में आपको हम बता दिए कि त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं, जिसमें से 3 भुजा को शामिल किया जाता है, 3 अंतःकोण को शामिल किया जाता है। तो अब आपको देखिए कि जानते हैं कि जब त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं, मतलब जो त्रिभुज का आपका निर्माण होता है, यह भुजा और कोण के आधार पर होता है। तो इसीलिए त्रिभुज को बांटा भी गया है 2 आधार पर, एक भुजा के आधार पर, एक अंतःकोण के आधार पर। तो त्रिभुज को 2 प्रकार से, या त्रिभुज को कहते हैं कि 2 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, भुजा के आधार पर। नंबर 2, कोण के आधार पर। कोण में अंतःकोण को लिया गया है अंतःकोण के आधार पर। क्यों देखिए 2 आधार पर बांटा गया? क्योंकि त्रिभुज के जानते हैं कि यही 2 मुख्य रूप से अंग होते हैं, भुजा और कोण। तो इसीलिए इनके आधार पर त्रिभुज को बांट दिया गया है। आगे बात करें तो नंबर 1 देखिए, भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपको दिया है। नंबर 2 देखिए, आपको अंतःकोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है। तो त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 भुजा के आधार पर, नंबर 2 अंतःकोण के आधार पर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले आप प्रश्न करेंगे कि भुजा के आधार पर बताएं कि अंतःकोण के आधार पर बताएं, क्योंकि त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया, भुजा के आधार पर और अंतःकोण के आधार पर। फिर वह जिसके आधार पे आपसे पूछते हैं, आप उसके आधार पर बताइएगा। तो हम आगे चलते आपको बताते हैं इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज देखें कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपको देखे दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइएंगल अंग्रेजी में कहा जाता है। नंबर 2 देखिए, आपको दिया समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्राइएंगल आपको दिया है। नंबर 3 आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइएंगल आपको दिया गया है। तो यह देखिए, आपको 3 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, जो भुजा के आधार पर आपको दिए गए हैं। नंबर 1 आपका विषम बाहु त्रिभुज है, नंबर 2 आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, नंबर 3 आपका समबाहु त्रिभुज है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपसे
कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजा के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? नंबर 1 आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है, नंबर 2 आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और नंबर 3 आपका समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि 3 त्रिभुज के बारे में आप पढ़े जो भुजा के आधार पर बटे हैं। अब बारी बारी से देखिए एक एक के बारे में यहाँ पर सीखते हैं। तो सीखेंगे आगे जो भी चीज़ आपको दी गई हैं उनको आगे आप सीखते चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो ये रहे भुजा के आधार पर देखिए त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए पहले त्रिभुज की बात करें, विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए विषमबाहु जो आपको शब्द दिया गया है इसमें देखिए 2 शब्द आपके जुड़े होते हैं, एक विषम और दूसरा आपका देखिए बाहु शब्द होता है। विषम का मतलब देखिए आपका अलग अलग होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है। मिला देंगे अलग अलग आपका क्या बन जाएगा? भुजा बन जाएगा। तो देखिए नाम से ही क्लियर है। तो जानते हैं कि गणित में देखिए और विज्ञान में जो शब्द आपके ऐसे दिए जाते हैं कि उन्हीं शब्दों में उनकी परिभाषाएं या उनका अर्थ देखिए छिपा होता है। जैसे आपको विषम बाहु दिया गया तो विषम का मतलब अलग अलग होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है। अलग अलग भुजाएं, तो इससे निष्कर्ष निकल गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे उसी को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए नाम से पूरा क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आगे इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों अंतःकोण अलग अलग होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज की देखिए परिभाषा हो गई कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों अंतःकोण अलग अलग हो उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC हम बनाई हैं, इसमें यह देखिए 40 अंश है, यह 60 अंश, यह 80 अंश, तीनों कोण आपके अलग अलग हैं। भुजा में ये देखिए 9 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए तीनों आपको भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों अंतःकोण अलग अलग हो तो उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। तो आगे देखिए दूसरी परिभाषा दी गई है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान, असमान का मतलब बराबर ना हो, एवं तीनों अंतःकोण भी असमान, असमान का मतलब बराबर ना हो होते हैं तो उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर देखिए कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है, अगर उस त्रिभुज के देखिए तीनों अंतःकोण आपको असमान हो मतलब बराबर ना हो और जो तीनों आपको भुजाएं दी रहेंगे वो भी आपकी असमान हो अर्थात बराबर आपको ना दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका चित्र आपके सामने दिया गया है ये आपका विषमबाहु त्रिभुज रहा। तो परिभाषा क्लियर आपकी हो चुकी है। तो अगर कोई डाउट आपको होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। विषमबाहु त्रिभुज की देखिए विशेषताएं होती हैं कुछ। तो विषमबाहु त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज की देखिए विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1 देखिए पहला पॉइंट है कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जो विषमबाहु त्रिभुज की देखिए तीनों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, जो परिभाषा के माध्यम से आपको बता दी गई है। देखिए दूसरी विशेषता होती है विषमबाहु त्रिभुज
त्रिभुज के कि विषम बाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोण अलग अलग होते हैं। इसके तीनों अंतः कोण भी क्या क्या होंगे बताइए, अलग अलग होंगे। ये भी आपको परिभाषा में क्लियर कर दिए हैं। तीसरा देखिए इसकी विशेषता होती है कि विषम बाहु त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, कोण छोटा होता है। तो इतना आप दिमाग में बैठाएंगे कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इस नियम को हम त्रिभुज की विशेषताओं में भी बता चुके हैं। तो आप वैसे भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। यही नियम आपको बताया गया कि अगर कोई बड़ी भुजा रहेगी तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, अगर कोई छोटी भुजा होगी तो उसके सामने का कोण छोटा होगा। तो इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसी का उल्टा देखिए है कि विषम बाहु त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। यह भी पॉइंट आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो सीधे सीधे कह दिया जाए कि अगर कोई त्रिभुज आपको दिया गया है उसमें बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा, मझली भुजा के सामने का कोण मझला होगा। इसी का उल्टा कर दे कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, मझले कोण के सामने की भुजा मझली होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा आपकी बड़ी होगी। तो यही दो पॉइंट आपको बताए गए हैं। यह ऑलरेडी आपको त्रिभुज की विशेषताओं में हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज के सभी सूत्र है। तो विषम बाहु त्रिभुज देखिए होता है, इसके सूत्र होते हैं, क्योंकि सूत्र की सहायता से देखिए इसकी गणना की जाएगी। तो विषम बाहु त्रिभुज में कुछ भी आपको ज्ञात करना होगा तो इनसे संबंधित सूत्र आपको आने चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि सूत्र से ही कोई भी काम आप इसमें करेंगे। तो चलते हैं इसके सूत्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। जब ये विषम बाहु त्रिभुज होगा तो इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और इनके तीनों अंतः कोण भी अलग अलग होंगे। हम मान लेते हैं यह पहली भुजा आपकी इसकी A है, यह दूसरी भुजा B है और यह तीसरी भुजा आपकी C है। तो जो त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, इसकी यह पहली भुजा हम A मान लिए, दूसरी भुजा हम B मान लिए और तीसरी भुजा हम C मान लिए। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है तो विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इनको हम अलग अलग मानिए। अब यहाँ पर देखिए यदि विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं ABC हो तो विषम बाहु त्रिभुज के निम्नलिखित सूत्र होते हैं। अगर देखिए विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हम ABC मान लेते हैं तो इनमें जो सूत्र बनेंगे वह देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं। तो यह चित्र आप ध्यान देंगे कि अगर त्रिभुज आपका ABC है, इनकी भुजाएं ABC अगर हम इस मान में माने हैं तो इनके क्या क्या सूत्र बन सकते हैं, इन सूत्रों के बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए जो पहला सूत्र आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो पहला सूत्र क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो जो देखिए आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है, जैसे यहाँ पर अभी देखिए अगर एक बनाते चित्र, जैसे अगर यहाँ पर देखिए एक विषम बाहु त्रिभुज आपको हम बना दें, मान लेते हैं यह विषम बाहु त्रिभुज है।
अब इसकी भुजा ए मानी है, दूसरी भुजा देखिए बी मानी है और तीसरी भुजा सी मानी है। तो विषम बाहु त्रिभुज के देखिए अगर तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग भुजाएं ए बी से, तब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। आर्या P बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी होता है। तो त्रिभुज में अगर हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज में, तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो हो जाएगा P बराबर A प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी प्लस सी होता है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब जितनी भी आपको देखिए भुजाएं आपको दी रहती हैं, उन सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि परिमाप का मतलब देखिए होता है कि चारों तरफ से इनको जोड़ना है। तो जब इनको देखिए आप चारों तरफ से जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा आपका A प्लस बी प्लस सी। क्योंकि देखिए परिमाप, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है कि उनको मापना। तो जब इनको देखिए हम चारों ओर से मापेंगे तो मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, मतलब जोड़ते चलेंगे चारों तरफ से, तो इसका मतलब मिल जाएगा परिमाप आपका A प्लस बी प्लस सी। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप को हम P से लिखते हैं, मतलब पेरीमीटर होता है, तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, या सिंबल में हम कह दे तो P बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी होगा। क्या हो जाएगा? P बराबर होगा आपका A प्लस बी प्लस सी होगा। A B C क्या है? यह देखिए विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और P क्या है? P का मतलब होता है देखिए पेरीमीटर। तो P का मतलब आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर की जो हिंदी होती है यह क्या होती है? परिमाप होती है। जिसका पहला अक्षर P है, तो इसलिए परिमाप को P से लिखते हैं। तो P बराबर A प्लस बी प्लस सी होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, या सिंबल में हम बात करें तो P बराबर A प्लस बी प्लस सी होगा। इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र आपका होता है कि विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर देखिए आपका होगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यह देखिए आपका यश बराबर होगा आपका देखिए A प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, या यश बराबर आपका होगा A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब विषम बाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो अर्ध परिमाप का मतलब होता आधा परिमाप आपको लेना। जब देखिए आधा परिमाप लेंगे तो मिलेगा क्या? देखिए तो आधा परिमाप आप लेंगे तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। तो यश बराबर आपका A प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए A प्लस बी प्लस सी आपका परिमाप होता है, इसके बटे 2 कर देंगे, यही देखिए आपका अर्ध परिमाप होगा। तो अर्ध परिमाप को जानते हैं कि यश से लिखते हैं। यश का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप होता है। तो इसीलिए जानते हैं कि इसका पहला अक्षर देखिए यश होता है, तो इसलिए अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं? यश से लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में सीखे, और विषम बाहु त्रिभुज के देखिए अर्ध परिमाप के बारे में सीखे। अब इसके बाद चलते हैं इसके अगले सूत्र पर। अगला देखिए सूत्र आपको दिया गया है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। यह देखिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, या इसी को अगर हम सिंबल
के रूप में लिखेंगे तो क्षेत्रफल को जानते एरिया कहा जाता, ए से लिखेंगे तो ए बराबर इन रूट है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये सिंबल के रूप में हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें देखिए यस क्या होता है, यस के बारे में अभी हम पढ़ा दिए कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप आपका होता है। ए बी सी क्या होती हैं, ए बी सी आपकी भुजाएं होती हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र को हीरोन का सूत्र है, यहाँ पर देखिए दिया गया हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अतः हीरोन का सूत्र है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जो देखिए एक हीरोन का सूत्र होता है उसे लोग मान लीजिए शॉर्टकट में हीरो का सूत्र कह देते हैं। तो जो हीरो का सूत्र या हीरोन का सूत्र होता है, इस सूत्र से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मतलब जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं उसे हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। तो इसलिए नियम क्या निकला कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र को हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अतः हीरोन का सूत्र विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन का सूत्र का। इसे शॉर्टकट में हम लोग कह देते हीरो का सूत्र है। तो इसको आप ध्यान देंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है, इससे भी आपके सवाल लगेंगे। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको हीरोन का सूत्र को हम अलग कर दिए हैं। तो जो हीरोन का सूत्र होता है यह देखिए जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो क्षेत्रफल को आप ए से लिखते हैं तो ए बराबर करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। अगर मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे इकाई हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए यूनिट स्क्वायर होगा, जो भी मात्रक होगा उसका वर्ग होगा, इसको ध्यान देंगे। तो जहां देखिए ए बी सी क्या है, यह साइड्स आपकी होती हैं, भुजाएं होती हैं। इसके बाद देखिए P का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर आपका परिमाप होता है। S का मतलब आपका सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप होता है। A का मतलब आपका एरिया होता है, एरिया का मतलब आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये देखिए हीरोन का सूत्र रहा। हीरोन का सूत्र मतलब A बराबर करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। जहाँ ए बी सी क्या है, साइड्स आपकी भुजाएं हैं। P क्या है, पेरीमीटर परिमाप है। यस क्या है, सेमी पेरीमीटर आपका अर्ध परिमाप है। और एफ आर आपका एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो इस सूत्र को भी आप ध्यान देंगे, इसको भी आप तैयार रखेंगे। यह सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल लगते हैं। इसके बाद देखिए अगले अगर हम त्रिभुज की बात करें भुजा के आधार पर, तो दूसरा त्रिभुज आपका देखिए आता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आपका आता है आइसोसेल से ट्राइएंगल। इसे देखिए अच्छे तरीके से सीखेंगे। जो देखिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अगर इसमें देखेंगे तीन शब्द आपको मिलेगा, सम द्वि बाहु। सम द्वि बाहु, सम का मतलब होता है बराबर या समान, द्वि का मतलब देखिए होता दो, और बाहु का मतलब देखिए होता भुजा। दो बराबर भुजा या हम कह सकते हैं कि दो समान भुजा। तो देखिए हम अभी आपको बताएं कि गणित और विज्ञान में शब्द ही ऐसे होते हैं कि शब्दों में इनकी परिभाषा या इनका अर्थ छिपा होता है, अगर शब्दों का आपको ज्ञान हो तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा इसी में छिपी है कि समद्विबाहु का मतलब हो गया कि दो बराबर भुजा या दो समान भुजा। तो यहाँ से परिभाषा आपकी निकल जाएगी, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि देखिए नाम से कंफर्म है, नाम से सब चीजें आपकी स्पष्ट हैं, तो इसलिए समद्विबाहु के बारे में आप सीखे कि दो बराबर भुजा या दो समान भुजा होगी। तो चलते हैं इसकी परिभाषा की बात करते हैं।
जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर एवं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, जैसे यह देखिए ABC एक त्रिभुज है, इसकी देखिए यह दो भुजाएं बराबर हैं एवं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यह देखिए जो आपको भुजा दी गई है इसके सामने का देखिए यह कोण पड़ेगा, यह देखिए जो भुजा दी गई इसके सामने का यह कोण देखिए आपका पड़ेगा, यह दोनों कोण भी आपस में क्या है? बराबर हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो परिभाषा आपकी निकल गई कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर एवं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी देखिए दूसरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान एवं उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब अगर कोई भी आपको देखिए त्रिभुज दिया गया है, अगर किसी त्रिभुज की देखिए दो भुजाएं आपको समान मिल जाए, जैसे यहाँ पर दो भुजाएं समान दी गई हैं और इनके सम्मुख कोण मतलब इसके सामने का कोण देखिए यह पड़ेगा और इस भुजा के देखिए सामने का कोण यह पड़ेगा, तो सम्मुख भुजा भी समान हो। तो परिभाषा देखिए दी गई कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान एवं उनके सम्मुख कोण भी समान हो, तो इस भुजा के देखिए सामने का कोण यह पड़ेगा B और इस भुजा के देखिए सामने का कोण पड़ेगा C। ये दोनों आपके देखिए कोण भी आपके क्या हो? समान होते हैं। तो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हों एवं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का आपका चित्र रहा, इसके बारे में आप सीखे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषताएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। नंबर 1 आपको देखिए दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपस में आपकी बराबर होती हैं, जो अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया गया। दूसरी देखिए विशेषता आपकी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो उसमें कोई ना कोई दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट आपको दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया है तो उसमें दो भुजाएं आपको बराबर होंगे, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, सवाल लगाते समय यह ज्यादा आपका इस्तेमाल होगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट आपको दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए दो कोण बराबर आपको रहेंगे तो इनके सामने की भुजाएं भी आपकी बराबर रहेंगे। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे क्योंकि यह पॉइंट से आपके प्रश्नावली के सवाल लगेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप देखिए दो पॉइंट मुख्य रूप से सीखे कि इसमें दो भुजा बराबर होंगे, दो कोण बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इसको देखिए चित्र के माध्यम से ही हम आपको समझा देते हैं, इसको आप जानेंगे। जैसे देखिए अगर एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है,
यह मान लीजिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके जानते हैं कि आप लोग दो भुजाएं बराबर दी रहेंगे, तो हम मान लेते हैं कि यह भुजा जो है इसके बराबर है। तो इसमें देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में, यह देखिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का, तो एक कोण में देखिए अगर हम इस कोण की बात करें तो एक कोण का अंतः समद्विभाजक, तो मतलब अगर इसको अंदर से हम देखिए समद्विभाजित कर रहे हैं, अंतः समद्विभाजक जो यह रेखा आपकी है सम्मुख भुजा को, यह जो सामने वाली आपको भुजा होती है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका नामकरण कर ले, इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, इसका नाम सी दे दे, इसका नाम डी दे दे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए मिल जाएगा बी डी बराबर आपको मिलेगा डी सी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी आपको देखे त्रिभुज दिया गया है समद्विबाहु, तो उसमें अगर कोई कोण है, इस कोण का अगर अंतः समद्विभाजक आप खींचेंगे तो अंतः समद्विभाजक जो सम्मुख भुजा होती है इसको समद्विभाजित करता, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी। यही देखिए नियम पढ़ाएं कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब अगर एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है तो इसका अगर कोई कोण लीजिए, चाहे यह लीजिए, अगर इस कोण को अंतः समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो जो सामने वाली भुजा होगी वह दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, मतलब अंतः समद्विभाजक जो आपका देखिए रेखा होती है यह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पर यह देखिए दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। इस नियम को सीखे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया नंबर 6, एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज की प्रकृति समद्विबाहु होती है। देखिए अभी जो आपको पॉइंट बताया गया उसका उल्टा पॉइंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर अंतः समद्विभाजक रेखा खींची जाएगी यह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें कि अगर कोई अंतः समद्विभाजक रेखा है वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर रही है तो जो त्रिभुज आपका बनता वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस पॉइंट को क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगर देखिए अगर कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है उसमें जो आपके समान कोण होते हैं तो समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, मतलब अगर कोई त्रिभुज आपको दिया गया है तो उसमें बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपको कोण बराबर दिए गए हैं एक ही त्रिभुज में तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में आपके दो कोण बराबर दिए गए हैं तो उनके सामने की दो भुजाएं भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में आपको तीन कोण बराबर दिए गए हैं तो उनके सामने की तीनों भुजाएं भी आपकी क्या होंगी बराबर होंगे। तो इसको ध्यान देंगे कि एक ही त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, यह एक ही त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, या एक ही त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों सही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। अगर देखिए कोई भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, जैसे देखिए यहीं पर अगर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज देखिए बना ले रहे हैं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें यह दोनों भुजा बराबर है। अब अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर देखिए इसके शीर्ष से जो आपकी सम्मुख भुजा इस पे देखिए अगर हम लंब खींचेंगे
तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब, तो अगर यहाँ से देखिए आधार पर हम लंब खींचेंगे, यह कोण आपका 90-90 का बनेगा। अगर यह लंब खींचेंगे तो यह इसको समद्विभाजित करता आधार भुजा को, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यही नियम आपका निकल के आया कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अगर इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी, यह सी दे दे, इसका नाम सी दे दे, अगर इसका नाम देखिए सी दे दे, यह ए है, इसका नाम डी, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कि बी डी बराबर क्या होगा, डी सी हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे। यह देखिए आपको नियम बताया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, मतलब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। यह देखिए आपको चित्र के माध्यम से इसको भी हम क्लियर कर दिए। अगला पॉइंट देखिए है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का लंबार्धक शीर्ष से होकर जाता है। अगर देखिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, तो आधार का अगर देखिए लंबार्धक खींचेंगे, यह शीर्ष से होकर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम बना लिए। अब अगर देखिए आधार का लंबार्धक खींचेंगे, माने लंब भी हो और इसको आधा करें, यह जानते हैं कि इसके शीर्ष से होकर जाएगा। यही जानते हैं अगर यह लंबार्धक रेखा खींची जाएगी तो यह कहाँ से होकर जाएगा, शीर्ष से होकर जाएगा। इसको भी आप ध्यान देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का लंबार्धक शीर्ष से होकर जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ दिया जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का लंबार्धक कहां से होकर जाता है, शीर्ष से, कोण से, भुजा से, इनमें से कोई नहीं, तो शीर्ष से आपका उत्तर सही आएगा। तो आधार भुजा का जो लंबार्धक होता है यह शीर्ष से होकर जाता है। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार का लंबार्धक शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए है कि अगर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर यह देखिए समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपका दिया गया है, इसका नाम हम दे दे ए बी सी। अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, आधार का लंबार्धक खींच दे। अगर यहाँ से देखिए आधार का लंबार्धक हम खींच दिए, मान लेते यह डी है, आधार का लंबार्धक शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब यह जो शीर्ष कोण होता है इस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। यही नियम आपका निकल के आया कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार का लंबार्धक शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अगर यह हम लंबार्धक खींचते हैं तब, अगर यह लंबार्धक होता है तब, तो लंबार्धक होगा तो यह कोण कितने अंश का बनाएगा, 90। यह भी कोण कितने अंश का बनाएगा, 90। तो यह देखिए आपके इतने जानते हैं कि विशेषताएं रही समद्विबाहु त्रिभुज की, इसके बारे में सीखे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सवाल लगाते समय आपको काम देंगे। इसके बाद चलते हैं देखिए अगले पॉइंट पर। आगे देखिए दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के देखिए सभी सूत्र के बारे में बात करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या क्या हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी एक आपको देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। देखिए ए बी और ए सी को हम दो भुजाओं को बराबर कर देंगे हैं, बी से लिख दिए। और जो तीसरी भुजा इसको देखिए हम ए से लिख दिए हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और दो कोण बराबर है। ये जो भुजाएं बराबर हैं इनको हम बी से लिख दिए और जानते हैं कि जो तीसरी भुजा आपकी बच रही है इसको हम ए से लिख दिए हैं। इस फिगर को देखिए आप ध्यान देंगे, कभी कभी यहाँ पर देखिए समान भुजा को ए से मान लिया जाता है, आज
समान को बी से मानते हैं तब सूत्र आपका अलग बनेगा। तो हम किस आधार पर देखिए सूत्र बना रहे हैं इसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ किताबों में आपको देखिए समान भुजा को ए माना है, जो तीसरी भुजा उसको बी माना है, और कुछ किताबों में आपको देखिए समान भुजा को क्या किया कि बी माना है, असमान भुजा को ए माना है। तो इस तरीके से आपको दो तरीके से सूत्र बन सकते हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको समझना कि आप किस भुजा को समान मान रहे हैं। अगर देखिए हम जो सूत्र आपको बताने जा रहे हैं, जब भुजा देखिए समान भुजा को आप बी मानेंगे, जो तीसरी भुजा बचेगी उसे ए मानेंगे, तो इस देखिए कंडीशन पर हम सूत्र बता रहे हैं। तो कुछ किताबों में समान भुजा को ए मानेगा, तीसरी भुजा को जानते हैं कि बी मानेगा, उस पे आपको दिया रहेगा, तो आप उससे परेशान मत होइएगा, वो भी सूत्र आपके सही रहेंगे। तो इस कंडीशन पर आप पहले सूत्र तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, उसको आप समझ सकते हैं। जब देखिए दो समान भुजा आपको दी रहे, अगर उसको हम बी माने और तीसरी भुजा को ए मानेंगे तब क्या होगा, देखिए यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं बी एवं तीसरी भुजा ए हो तो समद्विबाहु त्रिभुज के निम्नलिखित सूत्र होते हैं। जब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं दो ठे, अगर उनको हम बी माने और तीसरी भुजा को ए माने, तब इसमें जो सूत्र होता है उसको हम सीखेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम सूत्र को बताते हैं। देखिए जो सूत्र आपका होता है नंबर 1, देखिए पहला सूत्र होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। देखिए परिमाप के लिए हमेशा सभी भुजाओं को जोड़ा जाता है। किसी भी आकृति का अगर आप परिमाप निकालते हैं, उसमें चारों तरफ से देखिए जितनी भुजाएं आपकी बनती है सभी भुजाओं को जोड़ना होता है, क्योंकि परिमाप का मतलब होता परिमाप, परि का मतलब होता चारों तरफ या चारों ओर, माप का मतलब मापना। तो जब किसी भी आकृति को देखे चारों तरफ से आप माप देते हैं, मतलब चारों तरफ से जितनी भुजाएं जितनी चीजें आपकी आती सबको जोड़ देते हैं, तो उसी को परिमाप कहा जाता है। तो इस चित्र में अगर देखेंगे तो इसमें यहां से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे बी धन ए धन बी, तो चारों तरफ से माप लिए तो बी धन ए धन बी, आपका यही देखिए क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो P बराबर देखिए होगा B प्लस A प्लस B। चित्र से आप देख सकते हैं, तो जोड़ देंगे हो जाएगा 2B प्लस A। तो इसका मतलब बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P बराबर होगा आपका 2B प्लस A होगा। इसको आप ध्यान देंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2B प्लस A होता है। इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र आपका होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध माने देखिए होता आधा, तो परिमाप का जब आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। अर्ध परिमाप को देखिए यस से लिखते, यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और देखिए पी का मतलब यहाँ पर जो होता है, पी का मतलब आपका देखिए पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर का पहला अक्षर पी है, इसलिए परिमाप को P से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 हो जाएगा, या यस बराबर देखिए तीनों भुजाओं का योग 2B प्लस A है, तो 2B प्लस A बटे आपका 2 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप को यस से लिखते हैं, यस का मतलब क्या होता बताइए, यस का मतलब होता सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, अर्ध परिमाप, इसलिए अर्ध परिमाप को हम किससे लिखते हैं, यस से लिखते हैं। ये दो सूत्र आपके हो गए कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, या सिंबल में हम बात करेंगे तो P बराबर आपका 2B प्लस A, और समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, या सिंबल में बात करेंगे तो यस बराबर 2B प्लस A बटे 2 आपका हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है, इससे आपका सवाल लगेगा। इसके बाद आगे देखिए चलते हैं, आगे इसके बाद देखिए तीसरा सूत्र आपको दिया है,
कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है 1/2 करड़ी में 4b² माइनस a²। अब इसको थोड़ा हम चित्र के माध्यम से आपको समझा दे। देखिए जैसे अगर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, यह जानते ही आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी यही देखिए आपकी ऊंचाई होगी। यह इस ऊंचाई को हम किससे मान लेते हैं, एच से मान लेते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एच है। तो इसी ऊंचाई को देखिए ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है 1/2 करड़ी में 4b² माइनस a²। और या देखिए ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, यह सही एच फॉर क्या होता है, हाइट। तो ऊंचाई एच बराबर होता 1/2 करड़ी में 4b² माइनस a²। b क्या है, दो समान भुजा है, और ए क्या है, तीसरी भुजा है। इसको ध्यान देंगे। और देखिए इसके बाद अगला सूत्र आपका आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है a/4 करड़ी में 4b² माइनस a²। यह देखिए सिंबल में बात करेंगे तो a बराबर स्मॉल a, आप जानते हैं कि स्मॉल a का मतलब तीसरी भुजा आपकी है, बटे आपका 4 करड़ी में 4b² माइनस a² होता है। इसको ध्यान देंगे। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र रहा कि a/4 इन रूट 4b² माइनस a²। या सिंबल में बात करेंगे तो कैपिटल A इक्वल टू a/4 इन रूट 4b² माइनस a²। तो जहां देखिए आपको दिया है b क्या है, देखिए दो समान लंबाई वाली भुजाएं हैं, मतलब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो जो भुजा आपकी समान होती है उसको हम b से माने हैं। तो यह देखिए b आपकी दो समान लंबाई वाली भुजाएं दी गई हैं, और ये जानते हैं कि आपकी कौन सी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी। तो इसको ध्यान देंगे कि जब देखिए दो समान लंबाई वाली भुजाएं, या कहते हैं कि दो बराबर भुजाओं को अगर हम b से मानेंगे और तीसरी भुजा को अगर हम a से मानेंगे, तब ये सूत्र आपके लगेंगे। ये सूत्र आपके बेहद इंपॉर्टेंट रहे, इनको जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि इन पे आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप सूत्र नहीं तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इन सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से आप नोट कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए चलते हैं अगले सूत्र पर। आगे देखिए एक सूत्र देखिए, कभी कभी आपको देखिए कुछ किताबों में इस तरीके से आपको यह सूत्र मिल सकता है, तो इसलिए हम इस सूत्र को बताना चाह रहे हैं। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जो यह देखिए समान भुजा आपको होती है, इसको ए मान लेता है। तो समान भुजा को कभी कभी आपको ए मान लेगा, असमान भुजा को बी मान लेगा, उल्टा कर देगा। जैसे अभी हम बताएं देखिए समान भुजा को बी माने थे, असमान भुजा को ए माने थे। अब इसमें देखिए उल्टा कर रहे हैं कि समान भुजा को ए मान रहे हैं, असमान भुजा को बी मान रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए आपका सवाल है, माने इस तरीके से मान के अगर सूत्र बनाएगा, तब सूत्र आपका बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 करड़ी में 4a² माइनस b²। जहां a देखिए क्या है कि दो समान लंबाई वाली भुजाएं हैं, और b क्या है, तीसरी भुजा है। तो यह देखिए सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। जब समान भुजा को a मानेंगे, मतलब बराबर भुजाओं को a मानेंगे और तीसरी भुजा को b मानेंगे, तब सूत्र आपका बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 करड़ी में 4a² माइनस b²। जहां देखिए a क्या है, दो समान लंबाई
वाली आपकी भुजाएं हैं, मतलब बराबर भुजाएं वाली आपकी, देखिए बराबर भुजा वाली आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो दो बराबर भुजाएं होती हैं उनकी बात कर रहा है, और बी की आपकी होगी तीसरी भुजा होगी। ये सूत्र को देखिए हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, कभी कभी किताब में आपको यह भी सूत्र मिल जाएगा, तो यह आपके मन में ना हो कि सूत्र गलत बताया गया है। सूत्र आपके सही है, बस चित्र में मानने का तरीका देखिए विद्वानों का अलग अलग होता है। तो कोई विद्वान या कोई गणितज्ञ आपके समान भुजा को ए से मानते हैं तो सूत्र दूसरा बन जाता है, और कोई देखिए समान भुजा को बी से मानती है तो सूत्र दूसरा बन जाता है। तो यह देखिए जो सूत्र आपके रहे यह हमारे मानने के ऊपर देखिए क्या है कि डिपेंड करता कि हम माने क्या हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए जितनी भी चीजें थी अब सब चीजें आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद देखिए अगले त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज आता है।